हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं और ये हमारा टॉपिक जो है भौतिक विज्ञान से संबंधित होने वाला है। और ये हमारा वीडियो की सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी वन वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि बाल को लपकते या कैच करते समय जो होता है, एक क्रिकेटर जो होता है या खिलाड़ी जो होता है निम्नलिखित में से किसको कम करने की कोशिश करता है। अर्थात आपने देखा होगा कि जो मैच खेलते हैं प्लेयर्स वगैरह, वो क्या करते हैं, जब गेंद को हाथों में अपने पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ते समय वो किस चीज को कम करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 या ए में आप देख सकते हैं बल को कम करना चाहते हैं। ऑप्शन बी आपको देखने को मिलेगा संवेग को कम करना चाहते हैं। ऑप्शन जो आपको यहाँ पे सी में देखने को मिलेगा आवेग को कम करना चाहते हैं। या ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है डी, जो कि कैच करने का समय, अर्थात वो जो है जब कैच करते हैं अपने हाथों में गेंद को तो किस चीज को कम करना चाहते हैं उसके विषय में यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाता है सी, जो कि आवेग को कम करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि आवेग को क्यों कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है गेंद को पकड़ने के दौरान अपने हाथों को क्या है पीछे करता है। आपने देखा होगा कि हाथों क्या है पीछे करता है। जब गेंद को पकड़ा जाता है तो हाथों द्वारा प्राप्त किया गया प्रणोद, गेंद द्वारा लगाए गए बल और कैच को पूरा करने में लगने वाले समय का गुणनफल होता है। अर्थात जो आवेग होता है उसका गुणनफल होता है। इस कारण से क्या हाथों को पीछे की ओर ले जाने में क्रिकेटर आवेग के बल को कम करने के लिए कैच का समय बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप गेंद को डायरेक्ट ऐसे ही रोक लेते हैं तो क्या होता है, आपके हाथों में क्या ज्यादा दर्द होगा। अगर आप थोड़ा सा गेंद पकड़ते ही थोड़ा सा अगर पीछे करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आवेग जो होता है जो कि बल और समय का गुणनफल होता है। तो बल अगर आपके पे ज्यादा लग रहा है, अगर आप समय को बढ़ा देंगे तो बल क्या है घट जाएगा, क्योंकि जो आवेग है वो बल गुणे क्या है टाइम का है। तो यहाँ पे बल अगर ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा, अगर टाइम ज्यादा कर देंगे तो बल क्या है कम हो जाएगा। जिस प्रकार से जैसे आप मान लिया 12 आपके पास है, तो 12 अगर दो संख्याओं का गुणनफल है, जैसे मान लो बल अगर 4 है तो वहां पे फिर क्या है टाइम हो जाएगा 3। अगर आप टाइम को बढ़ा देते हैं 4 तो फिर बल क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका कार्य में लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब बस आपने देखा होगा चलती है तो बस जब अचानक मुड़ती है तो कुछ उसमें लोग क्या है बाहर की तरफ झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इसमें से अगर हम ऑप्शंस पे बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया गया है उस पर बाहर की ओर कर्षण लगता है, एक बल लगता है अर्थात घर्षण टाइप से। या वहां पे ऑप्शन बी दिया गया है, आपको बताना है कि गति का जड़त्व के कारण होता है। या ऑप्शन यहाँ पे सी आपको मिलता है संवेग में परिवर्तन के कारण। या ऑप्शन डी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा त्वरण में परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है, जो कि आप जब बस मुड़ती है किसी ट्रैक पे तो वहां पे क्या है लोग जो बाहर की तरफ जाने लगते हैं, तो क्या कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो ऑप्शन इसका जो है बी क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि बी ही क्यों सही, अर्थात तो गति का जड़त्व क्या है। तो यहाँ पे हम आते हैं एक्सप्लेनेशन में, इसको समझते हैं। तो न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है कहता है, क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह अपनी दिशा क्या है बदल लेगी। इसलिए क्या है जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो यात्री बाहर की ओर झिटक जाते हैं, यह दिशा जड़त्व के कारण है। इस प्रकार से यहाँ पे आप जो है डायग्राम को भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि क्यों तेल चढ़ता है ये आपको बताना होगा। आप सभी ने देखा भी होगा कि जो घरों में पुराने समय में जो बत्ती जलाई जाती थी जिसके अंदर तेल डाला जाता था, या आपने दीपावली के समय भी जलाए होंगे। तो दीपावली में आपने देखा होगा कि दीपक जो होता है वो क्या होता है, किसी एक छोटी सी कटोरी जो होती है मिट्टी की या किसी की भी हो सकती है, उसके अंदर वो तेल रखा जाता
जाता है, उसके बाद उसमें क्या है, एक जो होता है रुई से एक बत्ती बनाई जाती है, उसमें ऊपर जो है आग लगाई जाती है और वो बत्ती क्या है जलती रहती है और तेल नीचे होता है। तो ये आपको बताना होगा कि ऐसे ये किस प्रकार से तेल नीचे से ऊपर पहुंचता है, उसके विषय में आपको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है, तेल बहुत हल्का होता है इस कारण से ऊपर चढ़ जाता है। या ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है, बत्ती में से तेल का विसरण होता है। या ऑप्शन यहाँ पे सी आपको देखने को मिल जाता है, पृष्ठीय तनाव और परिघटना के कारण होता है। या ऑप्शन यहाँ पे डी आपको देखने को मिलेगा, केशिकी क्रिया परिघटना के कारण। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो हमारा हो जाता है डी, जो कि लास्ट नंबर का हो जाता है, जिसके अनुसार क्या होता है, केशिकी क्रिया परिघटना के कारण क्या होता है, तेल जो होता है नीचे से ऊपर चढ़ता रहता है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, उत्तर की अगर हम बात करें तो केशिका क्रिया की जो होती है, केशिका क्रिया यदि बहुत संकीर्ण छिद्र केशिका कहा जाता है, अर्थात जिसके अंदर बहुत पतला क्षेत्र, उसे हम केशिका कहा जाता है, कि ट्यूब को तरल में डुबोया जाता है। अगर उसको ट्यूब में डुबोया जाएगा तो यह पाया जाता है कि केशिका में तरल या तो आसपास के तरल के सापेक्ष ऊपर या नीचे जाता है। इस घटना को केशिकात्व कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके पास में आपको एक दिख रही है, ये क्या होती है, बहुत पतली सी जो ट्यूब होती है, अगर आपने लैब वगैरह के अंदर काम किया होगा तो देखा होगा बहुत पतली सी ट्यूब होती है, शीशे की या किसी की भी हो सकती है। उनके अंदर सुराख जो होता है लगभग हमारे बाल के बराबर होता है। वो जब किसी माध्यम में रखी जाती है लिक्विड में, तो या तो उनके अंदर क्या है पानी बढ़ जाएगा लेवल से, या क्या है घट जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार का माध्यम है और किस प्रकार की हमारी ट्यूब है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध होता है इसको किसने दिया था, जो कि आप जानते भी हैं E बराबर mc स्क्वायर के नाम से लिखा जाता है। तो इससे ये संबंध का क्या मतलब है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन अगर इसके हम देखते हैं तो ऑप्शन ए दिया गया है, क्वांटम सिद्धांत का दिया गया है। ऑप्शन बी में अगर हम बात करें तो सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत है। या ऑप्शन यहाँ पे डी आपको देखने को मिलता है, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ये चार ऑप्शन आपको बताए गए हैं, इसमें से आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर की अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका हो जाता है सापेक्षता का सिद्धांत, जो होता है ऑप्शन बी वाला, ये इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिटेल से समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बात करें तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है, द्रव्यमान और ऊर्जा की यह समानता आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत का परिणाम है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा इसके विपरीत में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तुल्यता के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा अंतर परिवर्तनीय होते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या है, ऊर्जा को आप चाहें तो द्रव्यमान में बदल सकते हैं, द्रव्यमान को चाहें तो ऊर्जा में बदल सकते हैं। इस संबंध को ही हम लोग जो है जानते हैं, जिसको आइंस्टीन ने नाम दिया था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस का जो हमने पार्ट 1 में दिया था, उस क्वेश्चंस की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होगा था, उस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। हमने बताया भी था कि कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, तो हम आज उसका एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया था कि किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब कोई व्यक्ति खड़ा व्यक्ति होता है तो वहां पे क्या है, एक ट्रेन जो है आती हुई या जाती हुई उसको सुनता है, तो उसे सीटी की आवाज जो है किस प्रकार की सुनाई देगी। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि दोनों मामलों में सभी क्या है, सीटियां जो होती हैं समान सुनाई देंगी। या ऑप्शन बी में दिया गया है, रेलगाड़ी के आने पर जो है अधिक तीव्र सुनाई देगी। या ऑप्शन सी दिया गया है, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। या ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे कि रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई देगी। यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी वाला। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम यहाँ पे एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 में। तो अभी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या है देखते हैं, आप चाहे तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया होमवर्क के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा नियम जो है इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा नियम जो है जो कहता है कि ना द्रव्य को खत्म किया जा सकता किसी पदार्थ को, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऑप्शन बी में मिलेगा जो कि दिया गया है लासातिलीय का नियम, ऑप्शन सी में दिया गया है द्रव्य संरक्षण का नियम, और ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा परासरण का नियम। तो यहाँ पे इस आंसर पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।